दोनों चीज़ें करा सकते हैं। बट जब भी कोई भी चीज़ ऑन एयर की जाती है तो क्या होता है, दोनों साथ में नहीं होती हैं। जैसे ऑडियो वीडियो के बीच में एक डिले रखा जाता है, लेकिन जब वो एंड यूज़र तक पहुंचती हैं तो वो सेम टाइम पर रिसीव होती हैं, क्योंकि ऑडियो कंपैरेटिवली वीडियो लाइट वेट होता है। तो वीडियो और ऑडियो में को जब टेलीकास्ट किया जाता है तो 10 सेकंड के गैप में किया जाता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, जो ऑन ईयर वाला सिस्टम की हम लोग बात करें, इंटरनेट के केस में ऐसा नहीं होता, साथ साथ चलती हैं सारी चीज़ें। सो चलिए, HTML मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ऑन दी वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोज, मूवीज एंड एनिमेशंस. So what is multimedia? Multimedia comes in many different formats. It can be almost anything you can hear or see, like images, music, sound, videos, records, films, animations and more. चलिए, so web page often contain multimedia elements of different types and formats. Disturbance मत करो, बैठ जाओ. Browser support. The first web browser had support for text only, limited to a single font in a single color. Later came browsers with support for colors, fonts, images and multimedia. So स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, वेबसाइट्स वगैरह की जब बात होती थी बहुत सिंपल सिंपल प्लेन चीज़ें हुआ करती थी। जैसे अगर आप याहू का भी अगर इंटरफेस देखोगे, अगर 2005 की बात करें, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, और अगर मैं आपको इमेजेस के फॉर्म में इसको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का लुक एंड फील हुआ करता था 2005 में। लोड हो जाएगा तो काफ़ी बेसिक सा लग रहा है ना, बट उस टाइम का काफ़ी एडवांस था। उससे पहले अगर देखोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से वेबसाइट बिल्कुल पेज के बीचों बीच आया करती थी इस तरह से, क्योंकि पहले स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी ना। 13 इंच के मॉनिटर होते थे, फिर 14-15 इंच के मॉनिटर आने शुरू हुए मार्केट में, फिर वाइड स्क्रीन आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब वेबसाइट का लुक एंड फील काफ़ी एनहांस हो चुका है। बात करते हैं मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। सो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक ऑडियो और वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स. द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ अ फाइल is to look at the file extension. So multimedia files have formats and different extensions like .wav, .mp3, .mp4, .wmv and .avi. अब मेरे 5 मिनट खराब हुए, चलो आगे बढ़ते हैं। Next is common videos formats. So there are many video formats out there. The MP4, WebM and OGG format are supported by HTML. The MP4 format is recommended by YouTube. So आज की डेट में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो YouTube के ऊपर अवेलेबल है ना। इसके पीछे सो मैनी रीजंस हैं। एक तो वीडियो काफ़ी लाइट वेट आपका वहाँ से स्ट्रीम हो जाता है, मल्टीपल आपके क्या होते हैं रेजोल्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं, कि जैसे भी मान लो नेट बहुत अच्छा नहीं आ रहा तो लो क्वालिटी में भी प्ले हो जाएगा, ये नहीं कि हाई क्वालिटी पर ही वो रिजल्ट हो गया है ना। तो वो 320p, 720p, 640 अलग अलग उसके पास साइजेस होते हैं। हाँ, वो डायमेंशन जो आपके आते हैं उसी से होता है बेसिकली। अब मान लो जैसे हमारी स्क्रीन बहुत बड़ी है, लेकिन आप 144p यानी पिक्सल्स के डायमेंशन का अगर वीडियो चलाओगे तो पिक्सलेट आएगा, बट हमारा स्क्रीन है फुल HD, तो 1920 का अगर आप वीडियो चलाओगे 1080p वाला, तो आपकी क्वालिटी अमेजिंग आएगी उसके अंदर। सो पॉइंट ये है कि जितना छोटा रेजोल्यूशन आप वहाँ से लेते हो, स्क्रीन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब जैसे इसका एग्जांपल समझो कि आपको पता है ये जो CCTV कैमराज होते हैं, ये बहुत एकदम अमेजिंग आएगा, बस इसी को समझा रहा हूँ। अब जैसे क्या होता है कि आप देखते हैं CCTV जो कैमराज होते हैं, ये हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं 24/7। अब हमारे घर में जो कैमरा होते हैं उसमें हम सेटिंग करा लेते हैं कि भाई मान लो मेरे पास 1 TB का स्टोरेज है। एक तो ऐसा कि 24 घंटे रिकॉर्ड करते ही जा रहा है, एक होता है कि मोशन ट्रैकिंग, यानी कि अगर रूम में कुछ मूवमेंट हो तभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, अदरवाइज बिना हार्ड ड्राइव मत भरो मेरी। इससे क्या होगा, जब भी रूम में कोई हलचल हुई उतनी देर का कुछ रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज आपकी हार्ड ड्राइव सेफ है। अब उसमें कंट्रोल आता है कि आपको कितनी क्वालिटी पर रिकॉर्ड करना है। तो
तो जनरली क्या होता है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज जो सर्च कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत लो क्वालिटी पर स्टोर करते हैं, क्योंकि नहीं तो भाई रोड पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगा तो वो तो मोशन तो हर वक्त है, तो यानी कि वो तो 24/7 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसमें कंट्रोल आते हैं कि आप एफपीएस घटा दो या बढ़ा दो। बढ़ा दोगे तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि स्मूथ होगी, और अगर घटा दोगे तो क्या होगा, आपके फ्रेम लिए जाएंगे। तो आपका जैसे कोई व्हीकल वो एकदम स्मूथ जाएगा, वो यहाँ दिखा फिर वहाँ दिखा फिर वहाँ दिखा, इस तरह से दिखाई देगा, स्टोरेज कम कंज्यूम होगा। अब ये क्या करते हैं, डायमेंशन भी घटा देते हैं, भाई मान लो कि तुम्हारा फुल एचडी पर रिकॉर्ड होता है, मत करो इसको ना, कम क्वालिटी पे कर दो। तो पहले के जो टीवी आया करते थे ना, जब तक ये एलईडी एलसीडी का ट्रेंड नहीं था, तो पहले टीवी आते थे सीआरटी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, पिक्चर ट्यूब होती थी ना पीछे, बहुत बल्कि साइज़ की, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता था, लाइट जाने के बाद भी करंट रहता था उसके अंदर, है ना। तो उससे निकलता था कॉपर रेडिएशन, तो इसलिए बोलते थे टीवी को दूर से बैठ के देखो, है ना, क्योंकि पीछे कॉइल होती है ना पिक्चर ट्यूब पे बनी हुई, तो उससे रेडिएशन जनरेट होता है, पुराने टाइम के जो टीवी हुआ करते थे। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या था कि रेजोल्यूशन तो होता ही नहीं था, क्योंकि वो टीवी चलते थे एलपीआई टेक्नोलॉजी पर, यानी कि लाइन पर इंच। अब जो आप एलईडी या एलसीडी टीवी देखते हो, ये चलते हैं पीपीआई पर, यानी कि पिक्सल पर इंच। अब स्क्रीन है बड़ी, वीडियो का डायमेंशन 144p, तो कॉमन सी बात है वीडियो फटनी फटनी है। बट अगर वही 144p की वीडियो अगर आपके घर में कोई कलर टीवी है 24 इंच का भी, उस पर एकदम अल्ट्रा एचडी चलेगी। तो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि वो लाइन पर रेंडर करता था डेटा, और ये पिक्सल पर रेंडर करता है। तो आज भी कहीं कोई फुटेज वगैरह चेक की जाती है तो वो ब्लैक एंड वाइट या कलर टीवी पर चेक करते हैं, ना कि एलईडी एलसीडी के ऊपर, क्योंकि वहाँ डेटा ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो इसी सब का सॉल्यूशन निकाला गया क्लाउड स्टोरेज। आप सर्विस बाय कर लो, डेटा क्लाउड पर स्टोर होता रहता है अपना, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और जब भी आपको कोई फुटेज पर्टिकुलर टाइम की निकालनी है अपना निकाल सकते हैं। तो आज के दिन हाई क्वालिटी कैमराज अवेलेबल हैं, जैसे घर में आप देखते हो ना, जो 3-4 हज़ार रुपये के कैमरा मिल जाते हैं, वो जो 4K में शूट कर रहे हैं, 2K हो गया, फुल एचडी हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, बेसिकली क्लाउड का फंक्शन बाय कर लो, नहीं तो मेमोरी कार्ड लगाओगे तो डेली आप मेमोरी कार्ड फॉर्मेट ही करते रहोगे उसके अंदर, अगर हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करोगे तो। चलो ये तो हो गया पॉइंट पिक्सल्स का, आगे बढ़ते हैं। सो फॉर्मेट्स हमारे पास यहाँ जो मेंशन है वो उसके बारे में बात करते हैं, और किन्होंने इसको डेवलप किया। सो MPEG, जिसको हम लोग MPG और MPEG दोनों के नाम से जानते हैं, जैसे आपका होता है ना JPG, वैसे होता है MPEG। तो इसको हम बोलते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये डेवलप किया गया था इस कंपनी के थ्रू। द फर्स्ट पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट ऑन दी वेब, नॉट सपोर्टेड एनीमोर इन HTML। पहले एक्सेप्टेबल था, अब नहीं चलता, ठीक है। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलिप, इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर्स बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स। WMV, विंडो मीडिया वीडियो, अगेन इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, कॉमनली यूज इन वीडियोज कैमरा एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल एंड विंडोज ऑन विंडोज कंप्यूटर बट अगेन नॉट इन वेब ब्राउजर्स। तो ये क्या हुआ, वक्त के साथ साथ ना ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए। पहले चलते थे, ऐसा नहीं है नहीं काम करते थे, चलते थे, बट इनको हटाया गया, टेक्नोलॉजी बदलती गई ना। नेक्स्ट, क्विक टाइम, जो कि एप्पल का होता है, इसको डेवलप किया एप्पल ने, कॉमनली यूज इन वीडियो कैमरा एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन एप्पल कंप्यूटर्स बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स। रियल वीडियो, जिसको हम लोग RM या RM के नाम से जानते थे, इसको डेवलप किया था रियल मीडिया टू अलाउ वीडियो स्ट्रीमिंग विद लो बैंडविड्थ, डज नॉट प्ले इन वेब ब्राउजर्स। बट स्ट्रीमिंग कर सकते थे इसके अंदर आप, स्ट्रीम यानी कि जैसे आप देखते हो आपका स्ट्रीम लाइव किया जाता है, जैसे यूट्यूब के थ्रू, जिसको लोग ब्रॉडकास्टिंग वगैरह बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें। फ्लैश, जिसमें SDLF या FLV का एक्सटेंशन निकलता है, इसको डेवलप किया था मैक्रोमीडिया कंपनी ने, जिसको आज के डेट में आप लोग एनिमेट के नाम से जानते हो ना, एडोबी एनिमेट। वो कभी एडोबी फ्लैश, सॉरी मैक्रोमीडिया फ्लैश हुआ करता था। तो मैक्रोमीडिया से टेक ओवर किया था एडोबी ने 2008 में इसको। सो रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्लग इन टू प्ले इन वेब ब्राउजर्स, बट 2019 में गूगल ने इसका सपोर्ट प्रॉपर बंद कर दिया। अब इसका अगर आप कोई कंटेंट बना के ब्राउज़र पे प्ले करोगे तो नहीं हो सकता, 19 के बाद से डिसकंटिन्यू हो गया। अब बात करते हैं हम लोग HTML5 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ ऑग, इसको बोलते हैं थ्योरा ऑग, डेवलप्ड बाई zing.org फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय HTML। WebM, जैसे होता है ना वेब पी, वैसी WebM एक्सटेंशन होता है, इसको डेवलप किया है मोजिला, ओपेरा, एडोबी एंड गूगल, इन सब ने मिलके, और ये HTML में सपोर्ट करता है, ठीक है। लाइट वेट वीडियो बनेगा, हाई क्वालिटी, बहुत बढ़िया।
इसी तरह से MPEG-4 या MP4, इसको MP4 के नाम से जानते हैं, इसको डेवलप किया मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, कॉमनली यूज्ड इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स एंड रिकमेंडेड बाय यूट्यूब। ठीक है, सो ओनली MP4 WebM एंड OGG वीडियोज आर सपोर्टेड बाय दी HTML स्टैंडर्ड। बट जितने भी वीडियो के लिए आपके फॉर्मेट्स होते हैं, हमने सबकी बात की, किसने बनाया आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ऑडियो फॉर्मेट्स, सो MP3 इज़ द बेस्ट फॉर्मेट फॉर कंप्रेस रिकॉर्डेड म्यूजिक। द टर्म MP3 हैज़ बिकम सिनोनिमस with digital music. If your website is about recorded music, MP3 is the choice, क्योंकि MP3 एक ऐसा आपका एक्सटेंशन होता है जिसमें आप म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हो अलग अलग चैनल्स के ऊपर। जैसे आप लोग देखते हो थिएटर में जब जाते हो तो आपको सिनेमेटिक साउंड फील होता है, वही अगर आपके घर में बहुत अच्छा बूफर हो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप सिनेमेटिक साउंड एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। रीज़न क्या होता है कि भाई हमारे टीवी के अंदर 2 स्पीकर होते हैं, तो यानी कि 2 चैनल हो गए। अगर आपने होम थिएटर लिया होगा तो 5.1 चैनल हो सकता है। तो थिएटर में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ़ चैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक एक बीट्स आप पकड़ पाते हो। आपको फील होता है जैसे आपके कान के पीछे कुछ हुआ। ठीक है, तो देखो सो मैनी स्पीकर्स होते हैं अलग अलग रो पे लगे हुए, वो उसी का मैजिक है। तो आज की डेट में कुछ ब्रांड्स हैं जैसे JBL वगैरह, जो आपको इस तरह का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस आपके घर पे ऑफर करते हैं। या जैसे बॉस एक ब्रांड आता है, उसका अगर आप परचेज़ करते हो उसमें भी आपको सेम एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। तो जैसे अब आप LED LCD टीवी खरीदते हो, उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस, DTX सराउंड साउंड या डॉल्बी डिजिटल साउंड आपको मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे ये टीवी है, इसके अंदर 6 स्पीकर्स हैं, तो इसके अंदर सिनेमेटिक साउंड है, एक्सपीरियंस कर सकते हो उस चीज़ को। बट एक्चुअल जो सिनेमेटिक होता है वो फ्रंट से आपका थ्रो नहीं करता, वो सराउंड साउंड सिस्टम होता है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहला और पुराना जो फॉर्मेट है हमारा, वो क्या है, मिडी, जिसको हम लोग मिड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मेन फॉर्मेट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिवाइसेस लाइक सिंथेसाइजर्स एंड PC साउंड कार्ड। मिडी फाइल डू नॉट कंटेन साउंड बट डिजिटल नोट्स दैट कैन बी प्लेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेज वेल ऑन ऑल कंप्यूटर्स एंड म्यूजिक हार्डवेयर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स। अब यहाँ पर एक टर्म आपने सुना, डिजिटल नोट्स, है ना। तो आप देखते हो डिजिटल गिटार आता है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार जिसको लोग बोलते हैं, तो आप वहाँ से जो भी कोड आप प्ले करते हो वो म्यूज़िक आप सुन पाते हो, वो मिडी होता है। यानी कि हम म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस वैसा नहीं ले पाएंगे जो सिंगिंग एक्सपीरियंस हमारा एक होता है, लेकिन आप कोड सुन सकते हो। तो जैसे देखते थे नोकिया के जब सबसे पहले फ़ोन आया करते थे, पहले रिंगटोन होती थी, फिर बाद में सिंगटोन आई, मतलब आप कोई म्यूज़िक लगा सकते हो, पूरा सॉन्ग ट्रैक, जब आपकी कॉल आएगी तो गाना बजेगा। लेकिन पहले क्या था, उसकी धुन बजती थी, है ना। तो नोकिया के फ़ोन में एक डिजिटल नोट्स बनाने के लिए आता था कंपोज़र, और कंपोज़र में कोड डाल के हम लोग क्या करते थे, टोन बनाया करते थे, फिर जाके रिंगटोन बनती थी एक, अगर म्यूज़िकल चाहिए, नहीं तो उसकी वही अपने डिफ़ॉल्ट नए 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 टेने नए नए टेने नए नए चलती थी हुआ करती थी पहले। तो इस तरह से ये आपका मीडी एक्सटेंशन होता है। फिर आया आपका रियल ऑडियो, जो कि वीडियो में भी काम करता है। WMA ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। एक आपका है AAC, जिसको बोलते थे एडवांस ऑडियो कोडिंग, इसको एप्पल ने डेवलप किया था। WAV अगेन ये IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने मिलकर बनाया। OGG जो कि HTML5 के लिए बनाया गया जिप और के थ्रू। MP3 द बेस्ट एक्सटेंशन, और MP4 वीडियो और ऑडियो दोनों को अपने अंदर कैरी करता है। ठीक है, आप इसमें दोनों चीज़ें चला सकते हो। अब बात करते हैं भाई आज के मॉडर्न ब्राउज़र क्या सपोर्ट करते हैं, तो MP3 वेब OGG ये क्या है, तीनों एक्सेप्टेबल है। बट मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन होगा कि MP3 के साथ जाओ, बढ़िया काम करेगा, अच्छे से आपका म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा आपको। तो जितनी भी आज की डेट में पॉडकास्टिंग साइट्स हैं, लाइक जैसे JioSaavn, गामा गाना, है ना, ये सब में आपको क्या मिलता है, स्पॉटिफाई वगैरह में MP3। इवन उसमें भी आपको क्वालिटी सिलेक्शन मिलता है कि आपको 128 kbps का चलाना है या 256 का चलाना है या 320 kbps का चलाना है। जितना म्यूज़िक में kbps बढ़ेगा उतना क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाँ तो अभी हमने कब बोला ख़त्म हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन है, सब आएगा। तो चलो वीडियो की बात करते हैं। The HTML video element is used to show a video on a web page। तो वीडियो के लिए हमें क्या करना है, वीडियो एलिमेंट का यूज़ करना है
इसमें आप मेंशन करेंगे अपने वीडियो का डायमेंशन। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो प्लेयर पर कंट्रोल्स भी हो तो आपने लिखना है कंट्रोल्स, है ना। इसके बाद आप बताएंगे सोर्स। सोर्स में आप लिखेंगे यहाँ से SRC, और यहाँ पर आप बताओगे कि आपका वीडियो जो है वो किस एक्सटेंशन में है। तो जैसे हमने लिखा है पर MP4 और OGG, तो फिर आपको टाइप इक्वल टू लिखना पड़ेगा वीडियो/MP4 वीडियो/OGG। वैसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की डेट में सभी ब्राउज़र MP4 को सपोर्ट कर रहे हैं, मॉडर्न जितने भी हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा विजिटर है जो Windows 7 चला रहा है और उसका ब्राउज़र बहुत आउटडेटेड है, तो वहाँ पर उसको मैसेज आएगा योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। और जिसका मॉडर्न ब्राउज़र होगा उसमें आपका जो वीडियो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आ गया यहाँ पर। तो हमारे कंट्रोल्स आ रहे हैं नीचे इसमें, इस तरह से आप यहाँ से क्लिक करोगे। चलिए, so how it works, the controls attribute adds video controls like play, pause and volume। तो आपको ये तीनों कंट्रोल मिलेंगे, प्ले, पॉज, और यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम का कंट्रोल है। नेक्स्ट, it is a good idea to always include width and height attributes. If height and width are not set, the page might flicker while the video loads, सेम इमेज की तरह। The source element allows you to specify alternative video files which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format। ठीक है, अगर फर्स्ट आपका रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो सेकंड पर जाएगा। फिर उस केस में अगर पहला ही एक्सेप्ट हो गया तो पहला ही चलेगा, दूसरे वाला यूज़ में आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट लगा के रख सकते हो, MP4 OGG जितने भी आपको लगाने हो। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हम लोग 15 तक की बात करें, 2015 तक अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग एक्सटेंशन पर चलते थे। कोई MP4 को सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका OGG को सपोर्ट कर रहा है, कोई WebM को सपोर्ट कर रहा है। क्यों नहीं दिया पाथ? दिया तो है हमने, ये आपके पास डाउनलोडेड पड़ी हुई है। ये इस फोल्डर में रखिए ना, ये देखो, तभी तो आएगा। जैसे इमेजेस का होता है वैसे वीडियो का फोल्डर है हमारे पास। सर इसमें भी इमेज की तरह ही किसी दूसरी वेबसाइट से भी लगा सकते हो, सिखाएंगे उसको भी, आएगा वो टॉपिक भी। The text between the video and video element tags will only be displayed in browsers that do not support the video element। यानी कि ये टेक्स्ट कब वर्क करेगा? जब ब्राउज़र आपका आउटडेटेड होगा। बात करते हैं ऑटो प्ले। अगर आप चाहते हो कि वीडियो ऑटो प्ले हो तो वीडियो ऑटो प्ले आपका हो जाएगा, बट कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। टू स्टार्ट अ वीडियो ऑटोमेटिकली यूज़ दी ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, यहाँ पर हमने ऐड किया है। बट आप यहाँ देखोगे वीडियो ऑटो प्ले हुआ नहीं हमारा। देखो, जब वीडियो अगर आप इंगेज करोगे कहीं पर तो वीडियो में साउंड भी होगा, और हो सकता है कि सामने वाला बंदा प्रिपेयर ही ना हो, है ना, कि भी एकदम से ऑडियो आने वाला में भी हो सकता है उसका वॉल्यूम फुल हो हार्डवेयर का। तो हम ये चाहते हैं कि यूज़र खुद जाके उसको म्यूट करे, अनम्यूट करे। ठीक है, तो आपको ऑटो प्ले कराने के लिए साथ में एक और चीज़ लिखनी होगी कि वो क्या रहेगी? म्यूटेड। So Chromium browsers do not allow autoplay in most cases. However, muted autoplay is always allowed. So add muted after autoplay to let your video start playing automatically but in muted mode। अब देखो आपका वीडियो स्टार्ट होगा, आप इंटरेस्टेड हो, आपको पता है, अवेयर हो वीडियो चल रहा है, तो अपना अनम्यूट करो। ठीक है, पहले से अगर मैंने आपको म्यूज़िक के साथ चला के दे दिया वीडियो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मे बी आप कहीं प्रेजेंटेशन में हो बट आपको वो नहीं दिखाना था। ठीक है, चलती है लेकिन म्यूट ही चलेगी। जाओ आराम से फिर अनम्यूट करो, लेकिन अनम्यूट करा के नहीं चला सकते पहले से। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में ट्राई किया तो हमारा नहीं प्ले हुआ ना ऑटो प्ले, तो इसीलिए नहीं चलाते इसको ऑटोमेटिक। भी सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप वीडियो चला रहे हो। बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट की। तो वीडियो एलिमेंट जो है आपका आज के दिन में क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा सभी में एक्सेप्टेबल है। बात करें HTML वीडियो फॉर्मेट्स की तो MP4, WebM, OGG आप देख सकते हो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। बस सफारी जो है आपका वो OGG एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करता है, बट MP4 को तो कर रहे हैं ना, तो MP4 चलाओ बिंदास, आपका सभी में काम कर रहा है, आपको दो एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप MP4, WebM और OGG अगर ये 3 एक्सटेंशन लगाते हो अपनी वीडियो के, तो आपको तीनों के टाइप लिखने पड़ेंगे, वीडियो/MP4, वीडियो/WebM, वीडियो/OGG, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस तरह से।
नेक्स्ट HTML वीडियो मेथड्स प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए आपको लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी. सो द HTML DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डिफाइंस मेथड प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स फॉर द वीडियो एलिमेंट. दिस अलाउ यू टू लोड, play and pause videos as well as setting duration and volume. So there are also DOM events that can notify you when a video begins to play, is pause, etc. तो हमने एक डिप बनाया है और उसका अलाइनमेंट रखा है सेंटर, और इसके अंदर हमने 4 बटन बनाए हैं. एक पर क्या है प्ले पॉज, एक पर क्या है बिग, एक पर क्या रखा हमने स्मॉल, एक पर क्या रखा हमने नॉर्मल. यानी कि वीडियो बड़ा करना है तो बिग, स्मॉल करना है स्मॉल, नॉर्मल स्टेज पर लेके जाना है तो नॉर्मल. और यहाँ पर हमने अपना ये वीडियो डिफाइन किया हुआ है और वीडियो की आईडी क्या है, वीडियो 1. बस हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वेरिएबल माई वीडियो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वीडियो 1. फंक्शन प्ले पॉज हमने लिखा, इफ़ माई वीडियो इज पॉज तो क्या हो जाए प्ले, और अगर प्ले हो तो क्या हो जाए पॉज, इफ एल्स. और मेक बिग पर हमने क्या लिखा, विड्थ उसकी 560 कर दो, स्मॉल पे 320 कर दो, नॉर्मल पे 420 कर दो. और जब आप इसको यहाँ पर चलाओगे तो ये देखिए प्ले हो गया, पॉज हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, नॉर्मल हो गया. तो इस तरह से आपने खुद के कस्टम ट्रिगर भी बना सकते हो वीडियो के लिए, ठीक है, अगर आपको कंट्रोल लगाने हैं अपने. नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो की. जैसे आपका वीडियो है, सेम ऑडियो उस तरह से काम करेगा, बस वीडियो की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑडियो. और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे दी HTML ऑडियो एलिमेंट इज यूज टू प्ले एन ऑडियो ऑन अ वेब पेज. टू प्ले एन ऑडियो फाइल इन HTML यूज दी ऑडियो एलिमेंट. ऑडियो एलिमेंट आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर आप ऑडियो स्लैश जो भी आपको अपना ट्रैक प्ले करना है उसको डिफाइन करिए. क्लिक ऑन रन, तो आपके पास इस तरह से कंट्रोलर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ से आप अपना म्यूट अनम्यूट जो भी कराना चाहते हो सारी चीज़ें कर सकते हो. नेक्स्ट HTML ऑडियो, हाउ इट वर्क्स. सो द कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, adds audio control like play, pause and volume. The source element allow you to specify alternative audio files which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format again. अगर आपका MP3 नहीं चला कहीं पर तो OGG चल जाए, OGG नहीं चला तो WebM चल जाए, इस तरह से आप लगा सकते हो अपने अलग अलग. बट MP3 काम करता है आज की डेट में सभी में. बात करते हैं ऑटो प्ले की, तो आपको पता है ऑटो प्ले अगर आप चला रहे हो तो म्यूटेड आपको रख के चलाना पड़ेगा, तभी आपका म्यूटेड में वो प्ले होगा, फिर आप जाकर उसको पर्पसली प्ले करिए. तो ऑडियो एलिमेंट सभी ब्राउज़र में वर्क कर रहा है आज की डेट में. MP3, वेब, OGG तीनों आप चला सकते हो. कौन सा ब्राउज़र किसको सपोर्ट करता है, तो देखिए एज आपका MP3, वेब और OGG सभी को अप्लाई करता है. सफारी जो है वो आपका OGG को सपोर्ट नहीं करता है, तो बेस्ट बन जाता है MP3 या वेब एक्सटेंशन, ये काम करते हैं आपके. तो टाइप की बात वही सेम वीडियो की तरह, अगर आप जिस एक्सटेंशन का ऑडियो लगा रहे हो तो आपको लिखना होगा ऑडियो स्लैश MPG, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें. बात करते हैं प्लगइन्स. प्लगइन्स आज की डेट में मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि प्लगइन्स क्या करते हैं, वेबसाइट को स्लो डाउन करते हैं. सो प्लगइन्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट एक्सटेंडेड द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउज़र. सो प्लगइन्स वर डिज़ाइनर टू बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट पर्पजेज़. तो प्लगइन की ज़रूरत तब आती थी जब आपका HTML4 का दौर था, यानी कि 2012 तक बहुत यूज़ हुआ है प्लगइन. क्योंकि वेबसाइट में अगर आपने कोई ऑडियो वीडियो लगा दिया और आपको प्ले कराना है तो वो डायरेक्टली तो चलेगा नहीं, तो कोई ना कोई आपको थर्ड पार्टी उसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टार्ट होता था. तो जैसे आप देखोगे जावा का अगर आपने कुछ भी रन करा तो जावा एप्लेट्स के लिए प्लगइन आता था. माइक्रोसॉफ्ट का ActiveX कंट्रोल था, फ्लैश को चलाने के लिए आपका प्लगइन आता था, मैप चलाने के लिए प्लगइन आता था, वायरस को स्कैन कराना हो तो उसके लिए प्लगइन आता था, या जैसे कोई बैंक आईडी वगैरह वेरीफाई करानी है तो भी जावा का प्लगइन आता था, जिसकी हेल्प से काम होता था. अब वार्निंग समझते हैं. मोस्ट ब्राउजर्स नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स. ActiveX कंट्रोल आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन एनी ब्राउजर. द सपोर्ट ऑफ शॉकवेव फ्लैश हैज़ ऑल्सो बीन टर्न्ड ऑफ इन मॉडर्न ब्राउजर्स. तो यानी कि अब इनका यूज़ नहीं होता है. तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास है ऑब्जेक्ट एलिमेंट. अब ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट का काम क्या है, तो मान लो कि आपको अपने एक पेज में किसी दूसरे पेज को डिस्प्ले कराना है, तो आप ऑब्जेक्ट से करा सकते हो. कैसे, द ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स. ऑब्जेक्ट एलिमेंट डिफाइन एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट. इट वॉज डिजाइन टू एम्बेड प्लगइन्स लाइक जावा एप्लेट्स, PDF रीडर एंड फ्लैश प्लेयर इन वेब पेजेस.
बट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लूड HTML इनटू HTML। सो मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट है, ये ओपन क्लोज होगा और हम इसके अंदर कोई फाइल अपनी कॉल करते हैं डेटा इक्वल टू। तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखिए आपका ये डेटा आ रहा है यहाँ पर। तो ये एक डेडिकेटेड अपने आप में एक अलग HTML फाइल है। अगर हम लोग इसको यहाँ से देखें, Ctrl+U snip.html को अगर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो आप ये देख रहे हो ये एक अलग HTML पेज है, बट डेटा इक्वल टू हम किसी पेज के अंदर डाल सकते हैं। जैसे अब आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पर आप PDF खुला हुआ देखते हैं कोई उस वेबसाइट के अंदर, तो PDF जो ओपन कराया जाता है वो ऑब्जेक्ट से ही कराया जाता है। अगर आप डायरेक्ट PDF चलाओगे तो वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगा, वो क्या करेगा पेज से बाहर निकाल देगा आपको। बट अगर आप चाहते हो कि पेज के अंदर PDF फाइल ओपन हो जाए तो यहाँ पर फाइल का नेम .pdf लिख दो, तो आपका इसी पेज में PDF भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अब जैसे एक रेज्यूमे है हमारे पास, ठीक है। अब ये रेज्यूमे हमें ओपन करना है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहली चीज़ आपने कॉपी करना है और अपने फोल्डर में लेके आना है। तो वीडियो वाले सॉरी यहाँ इसी फोल्डर में हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और ये जो भी हमने एग्जांपल अपना ओपन किया था इसको ज़रा यहाँ से करिए कॉपी, और नोटपैड अपना नीचे ओपन है यहाँ पर, आप यहाँ से इसको करेंगे Ctrl+O और यहाँ पर, और यहाँ जाके हम अपने इस PDF का लिंक डाल देते हैं .pdf। Ctrl+S किया हमने इसको। अब इसको आप यहाँ से रिलोड करिए, क्या दिखाई दे रहा है, उसी वेब पेज के अंदर हमारा PDF आ गया। हाइट जो रखना चाहो आपकी चॉइस है, मैंने अभी के लिए इसकी जो हाइट है 500 पिक्सल्स डिफाइन की हुई है। मुझे लगता है ज़्यादा करना है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ जाएंगे, इसको लिख देते हैं 1000 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखो दो स्क्रॉल बार है, एक मेन पेज का और एक PDF फाइल का, ठीक है। तो पॉसिबल होता है, इस तरह से करा सकते हो आप। इसी तरह से इसमें आप कोई इमेज भी ओपन करा सकते हो, देखो इमेज भी वर्क कर रहा है आपका। और ऑब्जेक्ट की तरह एक और हमें टैग मिलता है एम्बेड। एम्बेड क्लोज नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, एम्बेड आपका ओपन टैग है। सो एम्बेड भी आपका सभी ब्राउजर्स में वर्क करेगा और आप इसके अंदर भी कोई HTML फाइल HTML के अंदर ओपन करा सकते हो, इवन कोई एक्सटर्नल वेबसाइट भी खोल सकते हो। सो यहाँ से आप देखें ये हमारा इमेज भी ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आप चाहे तो इसमें कोई HTML फाइल चला के देखिए, आपका HTML फाइल भी वर्क करेगा। बस डिफरेंस क्या है, नोट दैट एम्बेड एलिमेंट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, सो इट कैन नॉट कंटेन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। इसकी क्लोजिंग नहीं होती एम्बेड की। तो ये है आपका प्लगइन्स के अंदर। तो सब डिसकंटिन्यू हो गया, सिर्फ क्या रह गया है, ऑब्जेक्ट और एम्बेड। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, जैसे मान लो कोई वीडियो आपने एम्बेड करानी हो, कोई मैप आपने एम्बेड कराना हो, तब आपको रिक्वायरमेंट आती है ऑब्जेक्ट की, या जैसे कोई PDF आपने डालना हो या फिर कोई HTML पेज आपने ओपन करना हो, उस केस में आप उसको चला सकते हो। अब बात करते हैं कि जैसे YouTube का कोई वीडियो अगर आप अपने पेज में लगाना चाहते हो, द ईजिएस्ट वे टू प्ले वीडियोज़ इन HTML इज़ टू यूज़ YouTube. Struggling with video formats, so converting videos to different formats can be difficult and time consuming, so an easier solution is to let YouTube play the videos in your web page. तो वीडियो किसी भी एक्सटेंशन में यूट्यूब पे जाके अपलोड करो, वहाँ से उसका लिंक लो, अपने पेज में लाके ऐड करा दो, अपने को सोचना ही नहीं, क्योंकि प्ले तो वो यूट्यूब पर ही हो रहा है ना, अल्टीमेटली दिखाई हमारे यहाँ पर दे रहा है, तो अपने को सोचना नहीं वीडियो का टाइप क्या रखना है क्या नहीं करना है, छोड़ दो। सो यूट्यूब वीडियो ID इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस केस में। सो यूट्यूब विल डिस्प्ले एन ID लाइक इज दिस व्हेन यू सेव और प्ले अ वीडियो, सो यू कैन यूज दिस ID एंड रेफर टू योर वीडियो इन द HTML कोड। So playing a YouTube video in HTML, to play your video on a web page, do the following. First, upload the video to YouTube. Take a note of the video ID. Then define an iframe element in your web page. Let the src attribute point to the video URL and use the width and height attributes to specify the dimension of the player.
एंड ऐड एनी अदर पैरामीटर्स टू दी URL। सो जैसे कि आप यहाँ देखोगे हमारे पास एक अवेलेबल है, इस तरह से रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे और ये देखो वीडियो हमारे पास अवेलेबल हुआ। तो वीडियो जो है वो यूट्यूब से चल रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर लोकल URL ही ओपन है ना, लेकिन लिंक कहाँ से, यूट्यूब से। तो होता क्या है, जब भी आप यूट्यूब पर कुछ भी प्ले करते हो, लेट्स से मैं सर्च करता हूँ और यहाँ से आप इसको क्लिक करते हैं तो कुछ दिखाई दे रही है, दिस इज़ ID, है ना। अब मान लो आपको इसको अपने कहीं पर लगाना है तो शेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिखता है, एम्बेड। एम्बेड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा उसका ID क्या है, बस ये चाहिए अपने को। समझ गए, काम हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई यूट्यूब का जो वीडियो है, जैसे यहाँ पर हमारा जब प्ले हुआ वीडियो तो वो ऑटो प्ले नहीं हो रहा था, हम चाहते हैं ऑटो प्ले हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यूट्यूब ऑटो प्ले प्लस म्यूट कैसे काम करेगा, यू कैन लेट योर वीडियो स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली व्हेन अ यूजर विजिट द पेज बाय एडिंग ऑटो प्ले इक्वल टू 1, आपको लिखना पड़ेगा, to the YouTube URL. However, automatically starting a video is annoying for your visitors, so Chromium browsers do not allow autoplay in most cases. However, autoplay is always allowed. तो आप क्या लिखेंगे, म्यूट की वैल्यू 1 और ऑटोप्ले की वैल्यू 1 टू लेट योर वीडियो स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली बट इन म्यूट मोड। तो आप क्या लिखेंगे, ID के बाद क्वेश्चन मार्क ऑटोप्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1। अब जब वीडियो आपका देखोगे प्ले हो गया, अनम्यूट करना है, करो, ठीक है। नेक्स्ट, यूट्यूब प्लेलिस्ट, अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वीडियो टू प्ले इन एडिशन टू द ओरिजिनल URL। सो आप यहाँ पर यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी लगा सकते हो पूरा का पूरा, तो जैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक शेयर किया तो आप उसको एम्बेड करा सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लूप एग्जाम्पल, कि भाई हम चाहते हैं बार बार लूप में चलता रहे। तो जैसे आप देखोगे भाई ये मेरा क्या प्लेलिस्ट इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सर किसी प्लेलिस्ट का लिंक लेके अगर अपनी वेबसाइट में लगाया हाँ, और उस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस ऐड हो जाए तो क्या वो वहाँ पे होंगी? तभी तो चलेगी। आपको पहले यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाना होगा, फिर उस प्लेलिस्ट का, जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है, देख रहे हो, ठीक है। तो बार बार चलता रहे, जैसे खत्म हो गया फिर रिपीट हो जाए, तो क्या डाल देंगे, लूप 1। तो आपका क्या होगा, वीडियो जब सारी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद में लूप क्रिएट होगा। अभी देखो प्लेलिस्ट में क्या 1/1 आ रहा है ना, तो अगर मल्टीपल होंगे तो खत्म होगा फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ आप नोटिस करोगे इसमें हमारा 1/1 नहीं आ रहा ना लिखा हुआ, लेकिन इस वाले में आपको देखने के लिए मिला, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसकी वजह से प्लेलिस्ट। बात करते हैं यूट्यूब कंट्रोल्स। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारी वेबसाइट के अंदर लोग वीडियो लगाते हैं लेकिन वो बड़े नहीं होते या यूट्यूब पर लेके नहीं जाते आपको, तो आपने क्या लिखना है, कंट्रोल्स 0, एड कंट्रोल्स इक्वल टू 0 टू नॉट डिस्प्ले कंट्रोल्स इन द वीडियो प्लेयर, वैल्यू 0 प्लेयर्स कंट्रोल डज नॉट डिस्प्ले, वैल्यू 1 इज डिफॉल्ट प्लेयर्स कंट्रोल विल बी डिस्प्ले। अब आप देखो वीडियो प्ले तो कर पाओगे, पॉज कर पाओगे, लेकिन बाकी और कुछ नहीं कर पाओगे आगे पीछे, ठीक है। बट कीबोर्ड जिंदाबाद, आवाज़ घटानी बढ़ानी सब काम करेगा, कंट्रोल पता होने चाहिए, सब चलेगा। तो ये था आपका मल्टीमीडिया का पार्ट इसके अंदर। तो यहाँ पर आके आपकी HTML की जो जर्नी है वो खत्म होती है। ऑनलाइन वाले कहाँ गए सारे, सब समझ गए, सही है। चलिए अब हम बात करेंगे CSS के टॉपिक की। सर आपका जो अकाउंट, आपका जो वेबसाइट बनाया है, हाँ, उसमें आपने बोला कि वहाँ पे आपने यूट्यूब बताया, बहुत सारी वीडियोस हैं, आपने बताया जो भी वीडियो वहाँ यूट्यूब पे पड़ेगी वो डायरेक्टली इसमें आ जाएगी, हाँ। वो भी प्लेलिस्ट है इसमें? वो प्लेलिस्ट नहीं है, वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स की फीड को उठा रहे हैं। जैसे शॉर्ट्स को अपडेट होता है वो वहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो कस्टम कोडिंग है, डेवलपमेंट का पार्ट है, वो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए API बनती है। यूट्यूब के ऊपर भी कोडिंग पॉसिबल है, होती है।
चलिए तो आज CSS का शुभारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। सो अभी तक जितनी भी आपने चीज़ें सीखी हैं इसमें कोई भी स्टाइल की बात नहीं थी, बस टैग देखा और उसके अंदर क्या फीचर्स अवेलेबल है, सिर्फ उतनी बात हुई। अब जो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे चीज़ें, इसमें आप स्टाइलिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। जब CSS की पूरी प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ऑलमोस्ट हमारा दिसंबर पूरा जाएगा CSS में, उसके बाद जाके आप कुछ उससे डिज़ाइन करना सीखोगे, कैसे चीज़ें बनती हैं। सो CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल अ वेब पेज। बात करते हैं व्हाट इज़ CSS। सो इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe how HTML element are to be displayed on screen, paper or in other media। अदर मीडिया से हमारा मतलब है जैसे कि लाइक लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, एक ही वेबसाइट का आप विजुअल हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। मतलब आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ, सारी कोडिंग कर दो, कल को क्लाइंट कहता है कुछ चेंजेस कर दो, आप एक जगह करोगे, वेबसाइट में एक पेज हो या 1000 पेज हो या 1,00,000 पेज हो, सब में एक साथ चेंजेस आप करा सकते हो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं CSS saves a lot of work। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। बात करते हैं वाई यूज CSS। सो CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। सो बात करें कि भाई हम CSS का एग्जांपल की, जैसे बॉडी का कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या लिखेंगे, बॉडी सेलेक्टर और आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। इसी तरह से हेडिंग का कलर चेंज करना है तो H1 सेलेक्टर की अलाइनमेंट सेंटर और कलर उसका डिफरेंट हो। इसी तरह से पैराग्राफ सेलेक्टर जिसका हम लोग फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज कुछ डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। सो अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉडी एक ही बार होता है पूरे पेज में, तो ऐसी बॉडी में कलर आपका यहाँ से चेंज हो गया। H1 जितने भी पेज में होंगे सभी H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर क्या होगा, वाइट। इसी तरह से पैराग्राफ मल्टीपल होंगे तो सभी का फॉन्ट चेंज हो जाएगा और एक साथ फॉन्ट साइज 20 हो जाएगा सभी का। So CSS solved a big problem। HTML was never intended to contain tags for formatting a web page। HTML was created to describe the content of a web page like this is a heading, this is a paragraph। लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट आपको पता है होते हैं अलाइन सेंटर वगैरह। तो ये सब क्यों दिए गए थे, ये उस दौर के लिए दिए गए थे जब हमारा CSS का यूज़ नहीं होता था, वेबसाइट्स बहुत लिमिटेड होते थे, बड़ी बेसिक सी वेबसाइट बना करती थी। बट जब CSS फोकस में आया तो उसने HTML को बोला कि सिर्फ अपने एलिमेंट दो, एट्रीब्यूट मत दो। एट्रीब्यूट जो भी हैं वो हम CSS हैंडल करेंगे सारी चीज़ें। सो व्हेन टैग्स लाइक फॉन्ट एंड कलर्स एट्रीब्यूट वर एडिड टू द HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन, it started a nightmare for web developers। Development of large website where fonts and color information were added to every single page become a long and expensive process। विच मीन्स कि HTML 3.2 के साथ जब हम लोग काम करना स्टार्ट किया तो उसमें उन्होंने एक टैग दिया फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर 3 एट्रीब्यूट आते हैं, फेस, साइज एंड कलर। अब मान लो आपने एक पैराग्राफ पर फेस, साइज, कलर अपडेट किया, पूरी वेबसाइट आपने बना ली इस तरह से। अब कल को क्लाइंट कहता है भाई इसका कलर बदलो। अब पैराग्राफ तो मल्टीपल टाइम होगा, कितनी बार आप चेंज करोगे। मैंने क्या बोला, एक वेबसाइट में मान लो एक पेज है तो चलो ठीक है, अब किसी में 1000 पेज हैं तब क्या करोगे, दिक्कत होगी ना। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन आया CSS में। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम लोग W3C बोलते हैं, उन्होंने क्या करा, CSS क्रिएट किया। सो CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम HTML पेज। तो 3.2 जब वर्जन हमारा आया तो CSS को भी लॉन्च किया गया उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, और वो प्रॉब्लम हमारी वहाँ से ख़त्म हो गई। सो CSS जैसे कि हम जानते हैं सेव लॉट ऑफ वर्क, जैसे कि द स्टाइल डेफिनेशंस आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल CSS फाइल। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। अ CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। सो ये ब्लॉक होते हैं हमारे, ठीक है। सो सिंटैक्स क्या होता है ज़रा समझते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अ CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। जैसे H1 क्या हुआ, सेलेक्टर, डिक्लेरेशन क्या हुआ हमारा, कलर। कलर के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी, ये हमारा कलर है प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ब्लू, ये उसकी वैल्यू हुई।
तो एक सेलेक्टर में मल्टीपल डिक्लेरेशन हो सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट का कलर हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का वेट हो गया जो बोल्ड करना है, फॉन्ट स्टाइल हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगाई जा सकती हैं। तो हमें मेजर क्या समझना है, एलिमेंट जो आप कहते हो या जो टैग कहते हो उसको हम लोग CSS में क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। उसके बाद जो आप प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हो, ठीक है, वो पार्ट और प्रॉपर्टी की वैल्यू आप क्या रखोगे वो चीज़, जैसे कि फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, तो ये क्या हो गया प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो बात करते हैं CSS सिंटैक्स। द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन्स। यानी कि अगर आपने एक डिक्लेरेशन लिखा कलर, तो उसके बाद उसको बंद करना होगा सेमीकॉलन से। नहीं किया तो जहाँ तक आपने बंद किया होगा वहाँ तक चलेगा, उसके जहाँ से खुला रह गया उसके आगे नहीं चलेगा, ठीक है। Each declaration includes a CSS property name and a value separated by a colon, and multiple CSS declarations are separated with semicolons, and declaration blocks are surrounded by curly braces, ठीक है। So example, in this example all P elements will be center aligned with a red text color। हमने लिखा P element curly braces, कलर है रेड और अलाइनमेंट क्या का सेंटर। तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो दोनों ही क्या हो गए हमारे, सेंटर लाइन हो गए, है ना। सो एग्जाम्पल समझते, P इज अ सेलेक्टर इन CSS, इट पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल पैराग्राफ, कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड रेड इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, टेक्स्ट लाइन अगेन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। बात करते हैं सेलेक्टर्स। कितनी तरह के सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। So a CSS selectors select the HTML element you want to style. CSS selectors are used to find or select the HTML element you want to style. So we can divide CSS selector into 5 categories. First क्या है, simple selector. Select elements based on name, ID और class, ठीक है। नेम वाला एग्जांपल आपने देख लिया, लाइक पैराग्राफ के लिए हमने P लिखा तो जितने भी पेज में P होंगे सारे अफेक्ट करेंगे आपके। ID और क्लास, क्लास के केस में क्या होता है कि क्लास ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है। क्लास के लिए आपको डिफाइन करना होगा और नीचे जाके आपको बताना पड़ेगा क्लास इक्वल टू मेरी क्लास का नेम ये है। इसी तरह से आईडी के केस में भी आप आईडी को पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर नीचे जाके बताएंगे आईडी इक्वल टू मेरी आईडी का नेम क्या है, ठीक है। तो सेलेक्टर में जो नेम वाला सेलेक्टर होता है इसको हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप कोई वेबसाइट अगर बना रहे हो, आपने लिखा भी पैराग्राफ और इसका कलर ये हो जाए, तो पूरे हर जगह पर हो सकता है आपको सेम कलर ना रखना हो, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ये कैसे काम करेगा, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। नेक्स्ट है सूडो क्लास सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट, एंड सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स सेलेक्ट and style a part of an element, and attribute selectors select elements based on an attribute or attribute value। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट सेलेक्टर, यानी कि इसकी बात करें। सो द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स नेम्स। तो जैसे हमने बात की थी कि पैराग्राफ की अगर बात होगी तो जो पेज में जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ होंगे उन सभी के ऊपर आपका इम्पैक्ट आएगा जो आप प्रॉपर्टियाँ लिखोगे। तो चलिए चला के देखिए क्या हो रहा है। एवरी पैराग्राफ विल बी इफेक्टेड बाय द स्टाइल, जैसे कि मी टू एंड मी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। कंट्रोल यू करके देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से 3 पैराग्राफ को बनाया, लेकिन ये वाला पैराग्राफ तीनों पर ही अप्लाई हो रहा है ना। हमने यहाँ पर क्या लिखा, ID इज़ पैरा 1, बट कोई काम नहीं किया क्योंकि भाई पैरा 1 तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया ना। तो दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ देखेंगे और उसके थ्रू समझेंगे ID सेलेक्टर। The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. तो आपको क्या लिखना होगा, इस तरह से हैशटैग पैरा 1 और जो भी आप करना चाहते हैं चेंजेस वो अप्लाई कीजिए। तो क्यूआर कहाँ अप्लाई हुआ है, जहाँ पर हमारा सिर्फ आईडी मेंशन था। प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, सो हमने फर्स्ट पैराग्राफ को आईडी ऑफर किया और वो वाला पार्ट सिर्फ उसी जगह पर इम्प्लीमेंट हुआ।
तो जैसे कि मैंने आपको बोला एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है वो सभी पर अप्लाई होता है, बट आईडी और क्लास सेलेक्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो सकता जब तक आप उसको बताओगे नहीं किसको चेंज करना है। तो हमने इसको बोला पैरा 1 इसको चेंज करेगा, तो उसने सिर्फ उसी को चेंज किया, बाकी नेक्स्ट वाले पर उसने कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं किए। तो पॉइंट आता है कि आईडी का यूज़ कब और किस सिनेरियो में करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को किसी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में भी हैंडल करना है, तब आईडी का यूज़ करो, अदरवाइज क्लास बेस्ट चॉइस है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग जाते हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें बताना पड़ता है। तो आईडी क्या है, जैसे कि पैरा 1 तो पैराग्राफ 1 को पकड़ के आप अपडेट करा सकते हो। इसी तरह से हमारे पास आता है क्लास सेलेक्टर। द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास, राइट अ पीरियड यानी कि डॉट, जैसे पहले हैश था, अगली बार आपको डॉट कैरेक्टर का यूज़ करना है फॉलोड बाय द क्लास नेम। तो हमने एक क्लास बनाई है डॉट सेंटर। तो क्लास जो है वो कुछ भी हो सकती है, जो भी आप नेम चाहें, बट कोशिश करें मीनिंगफुल बनाए उसको। जैसे कि अगर मेरा हेडर के लिए तो डॉट हेडर, अगर मेरा नेविगेशन के लिए तो डॉट नेव, अगर मेरा मेन सेक्शन के लिए डॉट मेन, फुटर के लिए तो डॉट फुटर। ये नहीं संता बनता रोहन मोहन सोहन लिख दिया चलेगा, मना नहीं करेगा, बट कल को तुम खुद ही कंफ्यूज होगे कि संता को कहाँ अप्लाई किया था, बनता को कहाँ अप्लाई किया था, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है करने का। मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो यानी कि इसका पर्पज़ है सेंटर क्लास बनाई तो कि सेंटर लाइन करेगा। तो यहाँ आइए, हमने 2 जगह पर अप्लाई किया, कंट्रोल यू प्रेस करके देखिए, हमने लिखा था टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर होगा और कलर रेड होगा, बट हमने साइज़ की बात नहीं की यहाँ पर। तो हेडिंग का अपना खुद का साइज़ होता है और पैराग्राफ का अपना खुद का साइज़ होता है 16 पिक्सल। तो दोनों पर क्लास सेंटर अप्लाई है ना। तो क्या हुआ, उसने दोनों को रेड और सेंटर में पुश किया। देखो, सो क्लास के केस में क्या ध्यान रखना है, क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट, यानी कि एक क्लास को मैं मल्टीपल एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। बट अगर आईडी की बात आएगी तो आईडी को आप शेयर नहीं कर सकते हो। भाई आपकी आधार आईडी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग, सबकी अपनी यूनिक होगी। अगर सेम हो जाएगी तो दिक्कत होगी। तो आईडी कभी भी मिक्स नहीं हो सकती, यूनिक रहेंगी हमेशा। सो इन दिस एग्जाम्पल, जैसे ये वाला हमने लोगों देखा, तो नेक्स्ट में देखते हैं यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय अ क्लास। सो इस एग्जाम्पल में हमने नोटिस किया कि हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को हमने सेंटर दिया, दोनों ही सेंटर और रेड हो गए। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इसका क्या सॉल्यूशन है। एक तो ये है कि भाई मैं इसको जाके क्लास ही नहीं देता सेंटर वाली, ठीक है, या अगर दे दिया हमने लेकिन मैं नहीं चाहता कि इम्प्लीमेंट हो, तो क्या करेंगे, आपको लिखना है एलिमेंट का नेम विदाउट स्पेस डॉट सेंटर। तब एलिमेंट क्या है, पैराग्राफ, सेंटर क्लास, तो ये सिर्फ पैराग्राफ को बिलोंग करेगी सेंटर क्लास में। यानी कि इस एग्जांपल में हेडिंग अपनी जगह पर है, पैराग्राफ सेंटर है, बट अगर मैं आपको कोड में लेके चलूँ तो आप देखोगे सेंटर दोनों जगह पर ही अप्लाई है, बट अफेक्टेड किसको कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पी को। समझ आया। तो ऐसा फिल्टर भी कर सकते हो क्लास को। So in this example, P element will be styled according to the class center and to the class large। तो यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे तो क्या है कि HTML elements can also refer to more than one class, यानी कि आपको अगर किसी एलिमेंट को एक से ज़्यादा क्लास देना है तो पॉसिबल है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सेंटर भी हो जाए और लार्ज भी हो जाए, तो आप यहाँ से ओपन करिए इसको और कंट्रोल यू प्रेस करिए। हमने एक क्लास बनाया पैराग्राफ डॉट सेंटर, यहाँ पर सेंटर और रेड होगा। फिर हमने बनाया पैराग्राफ डॉट लार्ज और फॉन्ट साइज हमने रखा 300%। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेंटर 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 स्पेस लार्ज। तो देखो H1 पे तो कुछ नहीं हुआ, H1 अपनी ही जगह पर है क्योंकि बात P की हो रही है ना। यहाँ पर हमने P लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने P डॉट लार्ज भी लिखा। तो देखो सेंटर स्पेस लार्ज, मैंने 2 क्लास एक साथ दिए, तो क्या हुआ, लास्ट वाला लाइन सेंटर और रेड भी हुआ प्लस उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हुआ है। तो आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लास दे सकते हो, आईडी नहीं दे सकते मल्टीपल, आईडी एक ही अप्लाई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अ क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अगर आपने क्लास के नेम को नंबर से डिफाइन कर दिया, लाइक फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि 1 न्यूमेरिक, तो आपका क्लास अप्लाई नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, आईडी में भी और क्लास में भी, दोनों में ही फेल हो जाएगा आपका तरीका। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो कि एस्ट्रिक
सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं। सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज, जैसे हमने यहाँ पर बोला स्टार यानी कि एस्ट्रिक, और हमने क्या बोला कलर ब्लू और टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो यानी कि जो भी एलिमेंट टेक्स्ट को कंटेन करता होगा, ठीक है, उसका कलर ब्लू हो जाएगा और टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर। अब जैसे टेक्स्ट को कौन कौन कंटेन करते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, स्पैन, डिव, तो जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है उन सभी जगह पर आपका ये इफेक्ट होगा। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आके सभी ब्लू और सेंटर आ रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, H1, पैराग्राफ, आईडी वाला भी है, नॉर्मल भी है, डिव भी यहाँ अवेलेबल है। देखो सभी का क्या हो गया, वन गो में टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर क्या हो गया, ब्लू। ठीक है, अब ऐसा तो आप कभी नहीं चाहोगे पूरी वेबसाइट एक कलर में हो जाए वन गो में, तो इसका यूज़ कहाँ करना है। तो जैसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लेके चलते हैं। जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आप पैडिंग मार्जिन अपना खुद का कस्टम दोगे, ना कि एलिमेंट का खुद का डिफ़ॉल्ट लोगे। तब आप वहाँ पर मार्जिन पैडिंग को इसमें डाल के ज़ीरो कर देते हो, या फिर अगर हमने किसी एलिमेंट में पैडिंग अप्लाई की है तो पैडिंग क्या होता है, विड्थ में से हमेशा एडिशन होती है। मतलब मान लो विड्थ है मेरी 300 पिक्सल और आपने रखा पैडिंग 20, तो विड्थ में आपका 340 हो जाएगा, पैडिंग 20 पिक्सल लेफ्ट में जाएगा, 20 पिक्सल राइट में होगा। तब आप वहाँ पर इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से हैंडल कर पाओगे। तो इसका यूज़ आएगा और हम इसका यूज़ करके आपको टेम्पलेट भी बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब एक सिनेरियो समझो, द ग्रुपिंग सेलेक्टर selects all HTML element with the same style definition. So look at the following CSS code. The H1, H2 and P elements have the same style definition. The CSS rule below will affect every HTML element on the page. तो देखो H1 में भी हम क्या बोल रहे हैं, कलर रेड और सेंटर होना चाहिए। H2 को भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं और पैराग्राफ को भी हम लोग सेम काम बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, मुझे कोड मल्टीपल टाइम लिखना पड़ रहा है और एलिमेंट का नेम चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन बात हम एक ही कह रहे हैं तीनों के अंदर। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है कि कोड छोटा हो जाए और इम्पैक्ट उतना ही हो। सो इट विल बी बेटर टू ग्रुप दी सेलेक्टर्स टू मिनिमाइज द कोड। टू ग्रुप सेलेक्टर्स सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ कॉमा, यानी कि आपको लिखना होगा H1, H2, P। अब ये तीनों जो है इसी के साथ वर्क करेंगे। ट्राई करके देखिए, Ctrl U प्रेस करके देखिए, तीनों के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो गया। ये होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर, कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ, सबके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई होती चली जाएगी आपकी। तो ये था आपका इसके अंदर सिंपल सेलेक्टर। बाकी के सेलेक्टर अभी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ टू ऐड CSS। सो व्हेन अ ब्राउजर रीड्स अ स्टाइल शीट इट विल फॉर्मेट द HTML डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट। सो तीन तरह से हम लोग स्टाइल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो देयर 3 ways टू इंसर्ट CSS। देयर आर 3 ways ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो होता है एक्सटर्नल, देन इंटरनल, और सबसे लेस जो यूज़ होता है वो होता है इनलाइन। ठीक है, तो ये तीन तरह के CSS होते हैं हमारे पास। तो बात करेंगे एक्सटर्नल CSS। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. तो ध्यान रखना कि अगर कोई आपने एक्सटर्नल CSS लिखा है तो वो बॉडी में कॉल नहीं होता है, वो सिर्फ हेड में ही कॉल होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइल है mystyle.css और हम इसको यहाँ पर अगर ओपन करते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये हमारी फाइल है और इसके अंदर हमने अपना स्टाइल लिख के डाला हुआ है mystyle.css में। बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बॉडी का लाइट ब्लू, H1 नेवी कलर में आएगा और लेफ्ट से 20 पिक्सल्स के गैप पर होगा। और आप देख सकते हैं वही स्टाइल आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक्सटर्नल आपका अप्लाई हो चुका है। अब ये फाइल मान लो आपने 10 अलग अलग पेजेस में अप्लाई की, क्लाइंट कहता है भाई मार्जिन जो लेफ्ट से 20 पिक्सल है उसको 40 कर दो या हटा दो। अब एक जगह बदलोगे सब में चेंज हो जाएगा। ये होता है एक्सटर्नल का फ़ायदा। अब अगर इंटरनल लिखोगे तो आप यहाँ पर स्टाइल टैग लिखोगे तो आपको 10 पेज खोल के सबके अंदर से हटा के आना पड़ेगा। सो एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक आप नोटपैड, VS कोड, नोटपैड++, कॉफ़ी कप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर आप कोड करके आ सकते हो। एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन। जैसे .html बनाते हैं वैसे .css, लेकिन
ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल। इंटरनल की अगर कोडिंग करोगे तो HTML में ही चलेगा, कुछ नहीं करना आपने। द एक्सटर्नल डॉट सी एस एस फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग, यानी कि जब हम लोग इंटरनल कोडिंग करते हैं हम लोग लिखते हैं स्टाइल टैग, एक्सटर्नल में कोई स्टाइल टैग नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टाइल लिखो अपना, ठीक है। सो हेयर इज हाउ दी माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल लुक्स। तो आपने एक फाइल बनाना है और उसके अंदर आपने सीधे इस तरह से अपना कोड लिखना है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन दी प्रॉपर्टी वैल्यूज, जैसे कि 20 और यहाँ पर पिक्सल लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं लिखना है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट मेथड क्या रहेगा, 20 पिक्सल्स एक साथ लिखना है विदाउट स्पेस। बात करते हैं इंटरनल स्टाइल की। एन इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज इफ वन सिंगल HTML पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल। अगर पूरे वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं, उसके किसी एक पर्टिकुलर पेज को आप डिफरेंट करना चाहते हो, तब आप इंटरनल का इस्तेमाल करो। अगर एक से ज़्यादा है, मैं अगेन बोलूँगा, फिर उसके लिए अलग से एक एक्सटर्नल बना लो जो पर्टिकुलर 2 पेज पर काम करे, जो कि सीधी सी बात है, क्लाइंट ऐसा तो नहीं चाहेगा ना तरंगी साइट हो हर पेज अलग अलग कलर में, तो वो यही चाहेगा कि अगर ब्लॉग का सेक्शन है तो ब्लॉग एक अलग थीम में हो, पूरी वेबसाइट एक अलग थीम में हो, तो उस केस के लिए। सो द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो यानी कि इंटरनल की कोडिंग इस तरह से चलती है, और अगर आप इसका आउटपुट देखें तो ये इस तरह से वर्क करेगा। और मान लो कि ऐसा आपने 10 पेज बना लिया इंटरनल से, कल को क्लाइंट कहता है मुझे कलर जो है वो आपका समझ नहीं आ रहा है, इसको बदलो, आपको 10 के 10 पेज खोल के कलर जाके चेंज करने पड़ेंगे। इनलाइन, an inline style may be used to apply a unique style for a single element, यानी कि पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट, एक टैग, तब आपको इस्तेमाल करना है इनलाइन। टू यूज इनलाइन स्टाइल एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलेवेंट एलिमेंट, द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी, सो इनलाइन स्टाइल आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेवेंट एलिमेंट। तो क्या लिखना होता है हमें, स्टाइल इक्वल टू, बाकी जो आप इंटरनल एक्सटर्नल लिखते हो वही प्रॉपर्टी चलेगी, कुछ अलग नहीं होता इसके लिए भी। सो हमने लिखा है कलर ब्लू और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर होगा, तो देखो काम कर रहा है। अब मान लो आपने ऐसे बहुत सारे H1 बनाए या H2 बनाए, अलग अलग हेडिंग्स बनाई और सब में आपने इनलाइन कोडिंग कर दी, तो आपको बार बार एक ही फाइल के हर एक टैग पर जाके चेंज करके आना पड़ेगा, जो कि अगेन आपके लिए एक पेनफुल टास्क हो जाएगा। सो इसलिए ध्यान से इस्तेमाल करना है इनका। तो गूगल क्या कहता है इसके ऊपर, गूगल बहुत क्लियर स्टेटमेंट कहता है, वो ये कहता है कि भाई इसको अगर लेमन एग्जांपल में समझो कि इनलाइन CSS आटे में नमक के हिसाब से चलाना है, यानी कि अगर मेरा डिज़ाइन 100% तो 5% मैं इनलाइन एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अगर से ज़्यादा हुआ तो आपकी रैंक डाउन हो जाएगी, ठीक है। गूगल को सख्त नफरत है इस तरह से अगर कोई कोडिंग करता है तो ये नहीं चलाना है, ठीक है। तो बात आती है फिर इस्तेमाल होता कहाँ है, इसका यूज़ होता है न्यूज़ लेटर्स बनाने में। अब न्यूज़ लेटर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें, अब ये हमने एक न्यूज़ लेटर बना के मेल करना सिखाता है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो उसके अंदर कैसे एक मेल जाता है जिसके अंदर आपके लिंक्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो स्टाइल हो रखा है पार्ट, ये इनलाइन CSS से ही हैंडल हो रखा है, ठीक है। तो न्यूज़ लेटर के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, लोगो सेंटर लाइन, यहाँ पर फिर 4 आपकी फोटोग्राफ्स इसमें अवेलेबल हैं, क्लिक करोगे फोटो आपको बड़ी होकर भी दिखाई देगी इसके अंदर। तो इस तरह के जो न्यूज़ लेटर्स होते हैं वो आपके इनलाइन से बनते हैं। सो an inline style loses many of the advantage of style sheet by mixing content with presentation, so use this method sparingly। सोच समझ के चलाइए। मल्टीपल स्टाइल शीट की अगर बात की जाए, इफ सम प्रॉपर्टीज हैव बीन डिफाइंड फॉर द सेम सेलेक्टर एलिमेंट इन डिफरेंट स्टाइल शीट, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज्ड। एग्जाम्पल एज्यूम करिए कि आपने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाया और H1 को आपने बोला उसका कलर क्या होगा, नेवी होगा। फिर आपने उसी जहाँ पर आपने एक्सटर्नल को कॉल किया जिस पेज के अंदर, उसी पेज में आपने इंटरनल कोडिंग की और वहाँ पे आपने क्या बोला, कलर क्या होगा, ऑरेंज। तो अगर आपकी जो फाइल कॉल हुई है उसके नीचे अगर आपने कोड कर दिया ये वाला, तो एक्सटर्नल इंटरनल से रिप्लेस हो जाएगा। अब चला के देखें इसको। सो इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड आफ्टर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द H1 एलिमेंट्स विल बी ऑरेंज, यानी कि हम इस तरह से बात कर रहे हैं। तो चला के देखिए, कलर क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। बट सिनेरियो अगर बदल दे
कि हमने स्टाइल को रख दिया इसके ऊपर, या हमने एक्सटर्नल को इसके इंटरनल के बाद में रखा है, तो इंटरनल को एक्सटर्नल रिप्लेस कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर चेंज किया, अब आपका कलर जो आएगा वो नेवी कलर आएगा। समझ आ रही बात? तो यानी कि किस ऑर्डर में आप चीज़ों को रखते हो वही ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है। यानी कि इसको हमें समझना है, जो भी प्रोग्रामिंग करो आप, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग तो नहीं है, बट प्रोग्रामिंग का एक सीधा सा लॉजिक है, कोड लाइन बाई लाइन रीड होता है। हमने कोड को रीड किया, ऑरेंज होगा, लेकिन यहाँ जब हमने कोड पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था कलर जो है नेवी है, इसलिए नेवी कलर आया। हमने यहाँ पर कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ा, यहाँ कलर नेवी था, लेकिन जब हमने दोबारा से पढ़ा तो हमने ऑरेंज कलर को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, तो हमारा कलर ऑरेंज हो गया। तो किस ऑर्डर में रखा है उसी ऑर्डर में अप्लाई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑर्डर। जो ये अभी हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS फुल फॉर्म यही है, कैस्केडिंग ऑर्डर। What style will be used when there is more than one style specified for an HTML element? So all the style in a page will cascade into a new virtual style sheet by the following rules, where number one has the highest priority. So number one क्या है? Inline. Inline क्या होता है? Inside an HTML element. तो यानी कि बिल्कुल टैग के साथ लिखा आपने, तो इनलाइन के पास पावर है, वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, बट गूगल को पसंद नहीं है तो नहीं चला सकते। फिर क्या आता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट इन दी हेड सेक्शन। और तीसरा क्या होता है? ब्राउजर डिफॉल्ट। तो ब्राउजर डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर आपने ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया तो चेंज हो गया, बट अगर आप चाहते हो कि एक्सटर्नल को इंटरनल रिप्लेस करे तो आपको एक्सटर्नल के बाद में इंटरनल की कोडिंग करनी है, तो आपका एक्सटर्नल में जो भी लिखा होगा वो इंटरनल चेंज कर देगा पर्टिकुलर पेज के ऊपर। सो एन इनलाइन स्टाइल हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स एंड ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स। तो चलिए रन करते हैं एग्जांपल्स, और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। हमने बॉडी को लिखा लेवेंडर कलर होना चाहिए, क्या है? इनलाइन स्टाइल। हमने इंटरनल में क्या लिखा? लिनन कलर होना चाहिए, और एक्सटर्नल में क्या लिखा हमने? लाइट ब्लू होना चाहिए। तो लाइट ब्लू को रिप्लेस किया लिनन ने, और लिनन को रिप्लेस किया लेवेंडर ने, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि भाई इनलाइन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी को भी रिप्लेस कर देगा क्योंकि वो एलिमेंट के सबसे क्लोजेस्ट लिखा हुआ है। बात करते हैं कमेंट्स। So CSS comments are not displayed in the browser, but they can help document your source code. So CSS comments are used to explain the code and may help when you edit the source code at a later date. So comments are ignored by browsers, चाहे वो HTML का हो या CSS का. A CSS comment is placed inside the style element and start with /* or end with */. HTML का क्या होता है? less than exclamation 2 time hyphen then value then 2 time hyphen and greater than. तो ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा स्टाइल, हमने क्या लिखा? दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ पर ये लाइन आपको आउटपुट में काम कुछ नहीं करेगी, बस ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ ओपन करिए, कोई रिजल्ट आ रहा है इसका? कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो यू कैन ऐड कमेंट्स वेर एवर यू वॉन्ट इन दी कोड, बट हमें क्या करना है? अगर आपने ये पैराग्राफ बनाया तो आप यहाँ इसके बारे में डिक्लेरेशन डालो कि भाई किस लिए आप ये लिख रहे हो, ताकि कल को आपकी जगह पर कोई और पर्सन अगर आपके कोड को देखे वो समझ पाए उस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हम इवन इन द मिडिल ऑफ कोड इसको चला सकते हैं, या आफ्टर द कोड भी हम इसको चला सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कंट्रोल यू, तो ये हमने क्या लिखा? जैसे कि कलर रेड, सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, तो आपका कलर रेड आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ रेड मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो रेड को हमने कमेंट किया, क्या आ गया? ब्लू कलर। तो कमेंट को अलग अलग जगह पर आप लिख सकते हो। ये हुआ हमारा मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि आप इस तरह से एंटर लगा के लिखते जाइए, लास्ट में लाके बंद कर दीजिए, तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट का काम करेगा। और इसको आप जैसे मर्जी कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये होता है HTML कमेंट, ये होता है आपका CSS कमेंट। तो HTML कमेंट जब भी आप चलाओगे तो हमेशा आपको ग्रीन कलर से दिखाई देता है, CSS का कमेंट आपको ग्रीन कलर में दिखाई नहीं देगा, ये नॉर्मली मिलेगा आपको। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है कलर, ये आप लोग HTML में पढ़ के आए हो।
So colors are specified using predefined color names और RGB, hex, HSL, RGB और HSLA values. So हम सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो हेक्स कोड का यूज़ करते हैं, या फिर आप RGB वैल्यू का यूज़ करना चाहो तो इसका भी कर सकते हो. सो नेम जो मोटे मोटे आपको याद है वो अपना डायरेक्ट चला सकते हो. अब जैसे यहाँ पर जितने भी नेम हैं वो ऐसे नेम है जो जनरली आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ही सेलेक्टेड यूज, जैसे ऑरेंज हो गया, वायलेट हो गया. अब डॉर्जर ब्लू आपको नहीं पता होगा, मीडियम सी ग्रीन आपको नहीं पता होगा, लाइट ग्रे आपको पता होता है, स्लेट ब्लू आपको नहीं पता, ग्रे आपको पता होता है, टमाटो कलर आपको नहीं पता होता. मतलब हमें टमाटो उसमें पता है वेजिटेबल के टर्म में, बट कलर के टर्म में हम लोगों ने कहीं भी आज तक लिख के अप्लाई नहीं किया हुआ है. बट आप नेम के फॉर्म में इसको चला सकते हो. तो मैंने जैसे आपको HTML बोला था 140 प्लस आपके कलर्स के नेम रहते हैं जो आप चला सकते हो. और हेक्स कोड की बात की जाए तो 216 और RGB मोड की बात की जाए तो 16.7 मिलियंस कलर आप यूज़ कर सकते हो. HSL डिपेंड करता है ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमेंस के लिए. RGB ये काम करता है अल्फ़ा के लिए, और यहाँ पर भी A स्टैंड फॉर अल्फ़ा. तो बैकग्राउंड में कलर अगर आपको कहीं डालना हो तो आप इस तरह से लिख के डाल सकते हो, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, या जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया. ये सब देखो इनलाइन के साथ एग्जांपल है, बट करना नहीं है ट्राई, ठीक है. आपको स्टाइल डिफाइन ऊपर करके नीचे ला के कॉल करना है, ठीक है. तो ये आपका कलर वाला पार्ट है जो आप चला सकते हो. और ये है हमारे पास बैकग्राउंड इमेज. तो देखो हम कहते हैं बॉडी के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज हमें कॉल करना है. द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, यहाँ से पढ़ेंगे इसको, ये आज नहीं करते, इसको नेक्स्ट क्लास पे करेंगे. आज के लिए इतना रखो कलर्स तक. नेक्स्ट क्लास पे इसको एकदम फास्ट डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड पे. सो CSS एक बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है ये हमारा मंथ जाए, या हो सकता है कुछ क्लासेस में बचे. तो जैसे जिस दिन आपका CSS ख़त्म होगा उसके बाद फिर फोटोशॉप में जो हम लोग टेम्पलेट देखते हैं वो पूरा आपको एक एक लाइन बाय लाइन कोड करके दिखाएंगे कैसे अपने काम करना है. तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जा रही है. आपको सारी प्रॉपर्टीज अब पता होंगी कि किससे क्या आउटपुट आता है.